कैसे आप सभी। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फास्ट। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर पर डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में आने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में। तो आइए पहला क्वेश्चन आप शेयर करते हैं आपसे। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये विटामिन ए है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। और विटामिन ए के बारे में आप जान लीजिए कुछ और तथ्य। विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा गाजर और जैसे लाल चीज़ें होती हैं उनमें सभी में होता है, टमाटर में भी होता है और गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब हमारे चोट लगती है तो रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के की वजह से ही जमता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन ए स्किन के लिए बेहतर होता है। तो अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? तो सिट्रिक एसिड सभी खट्टे फलों में होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इन सभी में सिट्रिक एसिड होता है मुक्त रूप से। और इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, इसमें आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है, अच्छा नहीं पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किस में नहीं पाया जाता है? तो ये पालक में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इमली में होता है, अंगूर में, कच्चे आम, इनमें टार्ट्रिक एसिड होता है, पालक में नहीं होता है। अगला, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन हमारा विटामिन ए होता है, जो कि प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है और संक्रमण से बचाता भी है। आगे, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, ये स्किन के लिए अच्छा होता है, तो ये इसके होगा उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है विटामिन ई। ध्यान दीजिए, विटामिन ई हमारे ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो ये हमारा कोबाल्ट, विटामिन B12 में आयन जो होता है ये उपस्थित होता है, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों देखिए, ये मिलान करने वाला है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इससे आने वाले मेरे सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप हाँ कमेंट जरूर कीजिए, आप ये दिखाइए कि आप मेरे साथ हैं, तभी मैं अच्छे वीडियो ला सकूँगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड तो होता है विटामिन सी। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में होता है, पिगमेंट होता है जो कि हरा रंग प्रदान करता है। कैरोटीनॉइड ये होता है हमारा एक शामक, जिसे हम क्विंचर भी बोलते हैं। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस ये होता है हमारा एंजाइम। तो अब आप देखिए, ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है नींबू में।
छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये जनरल लाइफ का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा विटामिन सी होता है। अगर हम छिली हुई सब्जियों को काटते हैं तो उसमें से एक रस निकलता है जो कि विटामिन सी होता है। यही हम धोते हैं तो बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाए। बच्चों के अस्थियां जो मुड़ जाती हैं इसकी कमी विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। ये लो वही क्वेश्चन फिर। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, सूखा रोग, या विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स, एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इस रोग में बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, जैसे पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियों में मुड़ाव आ जाता है। और बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और पेलाग्रा जो है ये विटामिन पेलाग्रा थायमीन से होता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों बार बार विटामिन से क्वेश्चन आ रहे थे, इसीलिए मैंने आपके सामने ये रखा। देखिए, विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, और बी2 को राइबोफ्लेविन, और बी6 को पाइरिडॉक्सिन, और बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये इनके वैज्ञानिक नाम हैं। आप याद रखिए, बी1 को थायमीन, बी2 को राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी6 को पाइरिडॉक्सिन, और विटामिन 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया पेलाग्रा, तो पेलाग्रा बी2 की कमी से होता है, जिसे नियासिन भी कहते हैं और निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये बी2 की कमी से पेलाग्रा होता है। अभी आप करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट था, जिसके द्वारा पता किया गया था कि कोबाल्ट बी12 में होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में 2013 में आया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये निकोटिन, तंबाकू में निकोटिन होता है। विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी हमारे लिए क्यों अनिवार्य है? तो ये भाई इसलिए अनिवार्य है, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी का होना अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? तो ये हमारा लीवर यानी यकृत है, जो कि किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण रिसाव नहीं करता है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है, जिसे फल शर्करा भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को माल्टोज अनाज में पाया जाता है, और लैक्टोज दूध में। लैक्टोज नामक शर्करा दूध में, माल्टोज नामक शर्करा अनाज में पाई जाती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो ये वसा हमारे शरीर के अनिवार्य द्रव की क्षति नहीं, शरीर से उष्मा की क्षति को रोकती है। त्वचा सतह के नीचे मौजूद वसा जो होती है हमारे शरीर से उष्मा की क्षति को कम करती है, या
ऊष्मा क्षति को बचाती है। ऊष्मा को बरकरार रखने के लिए वसा का अति आवश्यक है होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड है जिसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।